I request my wonderful brother, and I have all my respect for, और खुदा की कसम ये रेडियो के लिए नहीं मैं कह रही, yes, आपके सगे बच्चों के साथ भी बाज़ औक़ात आपका आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, हम एक बात को इंसिस्ट भी करते हैं, I'm a mother, I'm a sister, हर रिश्ता है. तो इसी तरह से जनाब अबसार आलम साहब, और of course you know what, we have to love each other, we have to respect each other whatever they are. We cannot impose our stuff, but you know, हम आपस में बातचीत करने के बाद कहीं इंसान है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को माइल कर ज़रूर सकते हैं अच्छे की तरफ, not towards the wrong. अबसार आलम साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. आप हमेशा ही आपसे बात करके बड़ी खुशी होती है. मेरी आपसे थोड़ी सी मैजिक हो गई है, आपका लोगो येलो है, मेरे कपड़े येलो. हाँ बिल्कुल. आई लव यू, बहुत शुक्रिया सर. अभी ना मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं लोगों की मोहब्बत, अगेन आई स्वेयर टू गॉड, मैं जो कहती हूँ मैं, दिस इज़ व्हाट आई एम. तो मैं एक वीडियो देख रही थी रात ना, मैं थोड़ी स्ट्रेस में गई, मैं अभी लिसनर से भी यही बात कर रही थी. मैं घर, आई वाज लिटिल यू नो, मतलब मेरा दिमाग थोड़ा खिसका हुआ था रात. तो जब मैंने वीडियो देखी ना, तो इट मेड मी रिलैक्स एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग. वो एक पाकिस्तान में एक खातून है, अंदरूने शहर लाहौरी, जो रे नहीं बोल सकते ना, तो वो बच्चा अपनी माँ को कहता है उन्होंने फिर फर लिया है, इमरान खान नहीं छड़न रहे ना. तो अब माँ जी जो है उनको सुनाई भी नहीं देता, तो वो अपना साथ आला दुरुस्त कर रही हैं, उसकी आवाज़ ऊंची कर रही हैं, और वो साथ हाथ मार गए हैं. हाय हुन मैं की करा, कित्थे चली जावां. तो मुझे बड़ी हंसी आई कि सब लोग बेबस हैं, जो पीपल्स पार्टी को फेवर करते हैं, ज़ाहिर है उनकी फेवर्स वहाँ हैं, जो मुस्लिम लीग को फेवर करते हैं वहाँ हैं, जो PTI को फेवर करते हैं उनकी फेवर्स वहाँ हैं. बट आई विश कि वी ऑल लव पाकिस्तान, दैट इज़ आवर अल्टीमेट डिज़ायर, एंड वी वांट टू सी प्रॉस्परस and happy Pakistan. बिल्कुल बिल्कुल. I mean, सर पाकिस्तान में मैंने अपनी ज़िंदगी के बीच में, जब से मैंने होश संभाला है, मतलब 1902 में मैं पैदा हुई थी, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जज जेल में जाके वो जो मुल्ज़िम है ना उसकी हकीकत ले या उसका बयान ले. ये क्या हो गया? मतलब इमरान खान को इन्होंने बाहर लोग ना देख सके इसलिए हुआ, या क्या वजह हुआ कि जज साहब जो है अटक की जेल पे पहुंच गए? देखिए, देखा आपने इसलिए नहीं होगा कि मिस कर गई होंगी, वरना नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ पे और ख्वाजा आसिफ पे और इसहाक डार पे अटक किले के अंदर रखा गया. वो अटक जेल से भी ज्यादा खौफनाक जगह है. नहीं, जज के जाने की मैं बात कर रही हूँ ना, कि हियरिंग भी उनकी जेल के अंदर हो रही है. वहीं पे केस चला था. अच्छा. वहीं पे पेश होते थे, और वहीं जज साहब भी जाते थे, और वहीं सजा होके वहीं उन्हें कैद कर दिया गया अटक किला में. अच्छा, ये मेरे नोटिस में नहीं था. एक चीज होगी ना, ये तो एक चीज होगी. और हजारों वर्कर्स हैं जिनको शाही किला लाहौर में रखा गया, बहुत बदनाम होता था वो, आपको याद होगा. ये सब भुट्टो, ये ज़ियाउल हक के दौर में, बिल्कुल दैट वाज आमराना दौर, आपको पता ही है. उनको खबर नईम हाशमी भी थे, कोड़े भी मारे गए थे इन लोगों को. तो वो तो सर दूसरा जो है, दूसरी जो वजह है इस केस में, वो तो ऑब्वियस है कि खान साहब ने गलतियां की हैं सियासी, और उनकी झड़प है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उसमें फिर जाहिर है उन्होंने जो गलतियां की हैं, रियासत के इदारों ने तो फिर पकड़ना है ना. रियासत के इदारों में तो इंडिविजुअल पे आप जिम्मेदारी नहीं लगा सके सियासतदान, लेकिन सियासतदान अगर गलती करेगा, पकड़ा जाएगा, तो इदारा तो पूरा फिर उसको वो सजा देने पे तुल जाएगा ना. अब आप देखें कि गलतियां जो मैंने कही हैं, अब आप सोचें कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आई थी और वो कामयाब होने देते खान साहब, और असम्बली से मुस्तफ़ी ना होते, कौमी असम्बली से, तो उनकी कितनी बड़ी उनकी तादाद होती, और फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होते, उनसे पूछ के फैसले होते. आईनी तौर पे पाबंद थी हुकूमत के, उनसे पूछ के निगरान वज़ीर आज़म लगाती. तो उसके बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ वो बड़ी गलती की, फिर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी. फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च कर दिए. जब उन्हें पिछले साल मई में इंतखाबात की तारीख मिल रही थी, तो उन्होंने पता नहीं किसके कहने पे उन्होंने पेशावर से लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया, जिस पे फिर PDM और शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हम अगर असम्बलीज डिज़ोल्व करके इलेक्शन का ऐलान करेंगे, तो ये खान साहब ने इसको बनाना है कि जी मैंने देखें इनको लिटा के मारा है.
तो फिर उन्होंने मना कर दी। मैं आपको मई 2022 की बात बता रहा हूँ। तो आज से 1 साल पहले इंतखाबात होके इस मुल्क में नई हुकूमत आ भी चुकी होती है और वो अपने एजेंडा भी शुरू कर चुकी होती है, अपना प्रोग्राम भी शुरू कर चुकी होती है। तो ये गलतियां बहुत सारी हैं। फिर उसके बाद 9 मई को जो हुआ, जो कोर कमांडर के घर में घुस के आग लगा दी, लूट लिया उसको, फिर और फौजी तनसीबात पे हमले हुए। अब ये चीज़ें हम कह तो सकते हैं या कि जी शक का इजहार भी कर सकते हैं कि जी ये खुद करवाया, जिसने भी करवाया, लेकिन अगर बहरहाल वो एक फ़िज़ा तो बन रही थी ना, जो बनी, और उसमें इल्ज़ामात भी लगे और उसमें बहुत बहुत बड़े इल्ज़ामात लगे। तो फिर ये अब जब लड़ाई होती है, जब आप समझे रियासत के अंदर आप बगावत करते हैं, तो या तो आप फाते हैं या फिर आप बागी हैं, और बागी की सज़ा तो फिर आपको पता है कि जेल ही है। ये तो कुदरत का असूल है और दुनिया का असूल है कि अगर आप अंदर से बगावत करेंगे और वह नाकाम हो गई, जो कि प्लान था, ये कितनी बड़ी गलती थी कि आप बगावत का प्लान करें, आप मजलूम बन जाते। अभी भी तो मजलूम बने हुए हैं ना, उस वक्त भी मजलूम बन जाते कि देखें मुझे निकाला, मुझे एजेंट अपना प्लान पूरा नहीं करने दिया गया, मुझे अपना प्रोग्राम पूरा नहीं करने दिया गया। तो इस वक्त हालात क्या होते? खान साहब भी सुकून में होते, इत्मीनान में होते, उनकी पार्टी लीडरशिप भी इत्मीनान में होती, जेलों में ना होती, मुकदमे ना होते, उनके वर्कर्स भी अपने अपने घरों में होते, और इस मुल्क की मईशत भी इतनी ख़राब ना हो चुकी होती जितनी हो गई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने जहाँ तक आपने खान साहब की चंद गलतियों का जिक्र किया, उनकी एक गलती थी कि उनको ऑपोजिशन में चले जाना चाहिए था। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जिस दिन आर्मी ने उनकी सीटें 225 से 217 के ऊपर ले आए थे ना, तो उनको उसी दिन ही चाहिए था कि वो कहते मैं ऑपोजिशन में बैठ जाता हूँ, नहीं जाता तुम्हारा। ये उनकी गलती थी। बट ऑन द अदर साइड जब आप ये कहते हैं कि 9 मई का वाक़या, सर अगर आप तमाम डॉट्स को मिलाएं, आई कैन गारंटी यू, मैं आए दिन लोगों के साथ राब्ते में हूँ, दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी फॉर श्योर। बहरहाल मैं आपसे बात कर रही हूँ, मगर जो है कि BBC ने भी इसको कवर किया है। फिर आप मुझे ये बताइएगा कि आम आदमी, वो बेचारी यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सारी ज़िंदगी उसने, ये तो जिसका बच्चा नहीं है उससे पूछे, लोगों का मुफ्त इलाज करती रही। वो तो बल्कि उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि इस साइड पे मत जाएं, इस साइड पे मत जाएं, उसको भी इन्होंने जेल में डाल के रखा हुआ है। तो वो मतलब ऑर्केस्ट्रेटेड था फॉर श्योर। जिसमें एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि MM आलम का जिक्र आया कि जी उसका जहाज़ तोड़ दिया। वो जो MM आलम जहाज़ उड़ा रहे थे, झूठ, अब अगर मैं उस झूठ को एक्सपोज कर रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। वो जहाज़ जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इंडिया के प्लेन्स को तबाह किया था, दैट इज़ इन कराची के जो म्यूज़ियम है वो वहाँ पर मौजूद है। MM आलम बेचारा, जिसने अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया था, इतना बड़ा हीरो था। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद तो उस आदमी की ज़िंदगी को भी नुक्कर में लगा के रखा हुआ था। तो सर ये लोगों के जज्बात को दोनों तरफ से कैश किया गया। मगर 9 मई का वाक़या फॉर श्योर, मतलब बहुत से लोगों ने इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की, मगर मुल्क में लोग गलतियों के ऊपर गलतियां करते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में जब आपके ऊपर अटैक हुआ था, या जब हमद मीर साहब के ऊपर अटैक हुआ था, हम तो तब भी कहते हैं कि वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। मगर अगर इमरान खान के ऊपर भी ये गलत इल्ज़ाम लग रहा है तो आपके पास उस कलम का वो हथियार है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, अगेन हम खुदा गवाह है किसी पार्टी का साथ नहीं, मगर यस, लविंग पाकिस्तान, आई फील what an unfortunate country that people come, they rule Pakistan, and after the completion of their tenure or period, पाकिस्तान को छोड़ने के बाद वो फिर अपनी अयाशी की ज़िंदगी में चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। चाहे वो शेख हफीज़ हो जाएं, चाहे वो आपके ये भाईजान हो जाएं, इसहाक डार साहब हो जाएं, nobody lives in पाकिस्तान। इसहाक डार साहब अब चले गए ना वापस इंग्लैंड में। क्या फरमाएंगे इसके बारे में कि व्हाट एन अनफॉर्चुनेट कंट्री, कि इस पे या तो इसकी अवाम के ऊपर हुकूमत करेंगे वो जो पीर फ़कीर हैं, गद्दी नशीन हैं, जागीरदार हैं, मिल ओनर्स हैं, या वो हुकूमत करेंगे और उनके पास इतना पैसा है कि दे कैन गो अब्रॉड एंड दे कैन
100% पे करके प्रॉपर्टीज देते हैं, दे लिव सच एन लेविश लाइफ। गरीब आदमी का क्या कसूर है? अब देखिए, ये बात आपकी ठीक है, मैं इस पर जवाब देता हूँ, लेकिन पहले जो आपने कुछ बातें की उस पर भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं और आप भी, मैं अब तो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म का काम तो कर रही हैं ना, तो मेरे आपने, मैं सिर्फ ऐसे दिल वाली हूँ। अच्छा, तो वो आपने मेरे कलम का जिक्र किया ना, कलम में ये होता है कि दोनों साइड्स की बात जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। और सबूत के साथ करनी चाहिए। हमें किसी एक तरफ का प्रोपेगेंडा लेकर तो उस पर यकीन करके उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सहाफत के भी और सच्चाई के तमाम असूलों के खिलाफ है। जी सर। तो इसलिए ये बात फॉर श्योर कहना कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एविडेंस जो है वो दूसरी तरफ भी है। जैसे आपने यास्मीन राशिद का हवाला दिया ना, कि उन्होंने कहा कि क्लिप है कि उन्होंने कहा इधर न जाओ, इधर न जाओ, वो मैंने भी देखा है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका दूसरा एक एंगल भी है, और वो दूसरा एंगल दूसरा क्लिप है जो वो लिबर्टी में उन्होंने जो कहा है कि चलो कोर कमांडर, जब उनको लोगों ने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है चलें कोर कमांडर आओ चलें, वो क्लिप भी है, वो भी सोशल मीडिया पे आया। अब ये दोनों साइड्स हैं इसमें। अब ये हो सकता है जो फैक्चुअली हुआ ये हो कि वो वहां से लिबर्टी से तो वो उन्होंने कहा कि चलो कोर कमांडर हाउस चलो, लेकिन आग लगाने का उनका इरादा ना हो, और वहां जाके वो उनको रोक रही है कि उस तरफ मत जाओ, वहां आग ना लगाओ, उधर ना जाओ। तो दोनों बातें दुरुस्त हो सकती है ना। तो हमें पूरी स्टोरी, पूरी पिक्चर पेंट करनी चाहिए जर्नलिस्ट को, एक साइड की स्टोरी नहीं दिखानी चाहिए। तो अब जुर्म ये बना है कि आप कोर कमांडर हाउस गए क्यों, और सिर्फ आर्मी की तनसीबात ही पे हमले क्यों हुए, और अगर इतना ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये कॉन्स्पिरेसी थी, उसका एविडेंस किधर है? क्योंकि दूसरी तरफ से एविडेंस तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें कॉल रिकॉर्ड भी, कॉल्स आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, जिसमें एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई और कहा भी गया कि वहाँ इतना हमने कर लिया, वहाँ इतना कर दिया, एक दूसरे को रिपोर्ट की जा रही है। और खान साहब ने खुद हाई कोर्ट में बैठ के अगले दिन 10 मई को कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो ये तो होना था। तो और फिर ये कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो इससे भी ज़्यादा रिएक्शन आएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे गिरफ्तार करने का के पीछे आर्मी, बल्कि आर्मी चीफ उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिया। अब जब इस हद तक लड़ाई चली जाएगी तो इस तरह ज़्यादा अटैक आएगा एक तरफ से, तो दूसरी तरफ ने डेफिनेटली रिएक्ट तो करना है। और वो मैंने आपको कहा है ना कि अगर इमरान खान ताकत है तो हकीकत यह है कि ताकत पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट भी है, और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़ी ताकत है। और फिर मैं इमरान खान साहब की सियासी गलतियों के बारे में बात करूंगा कि वो ना की होती तो आज सिविलियंस इतने कमज़ोर ना होते इस मुल्क में, और इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजीद स्पेस हमारी ना ले चुकी होती जितनी वो ले गई है पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में, जब से खान साहब आए हैं। और उन्होंने वन पेज की वो रेपुटेशन की है बात, उसकी वजह से। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है वो खान साहब ने अपने हाथों से हमारे हकूक काट के उनको देने शुरू किए। उसके बाद जो हुकूमत आई है PDM की 1.5 साल में, उन्होंने उससे भी आगे निकल गए, उन्होंने जो हमारी थोड़ी बहुत आज़ादियाँ थी वो भी दे दी। तो अब इसमें वो, अब आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा जो आपने पूछा है। तो हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में हुक्मरान तबका पूरा जो है, इलीट जो है, जो फौज में भी है, जो अदलिया में भी है, जो सियासत में भी है, जो मीडिया में भी है, बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, ये इसकी जो इलीट है ये आपस में मिले हुए हैं। इनको कोई परवाह, फिक्र, दर्द नहीं है अवाम का या उसके मसाइल का। इसको आप लोग जहन से निकाल दें। आप लोग आइडियल मुल्क जहन में रख के या आइडियल लोग जहन में रख के सोचते हैं कि जी वहाँ पे ये जुर्म हो गया, वहाँ पे बंदे ने खुदकुशी कर ली तो बड़ी तकलीफ हुई होगी हुक्मरान तबके को, उनकी रात को खाना नहीं खाया गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे 2-3 तबकात हैं बस। एक ऊपर वाला तबका है, उसको कोई परवाह नहीं नीचे क्या हो रहा है, और दरमियाना तबका जो है, मिडिल क्लास है, वो तो रही नहीं है। वो तो बिल्कुल उसकी लेयर खत्म हो गई, उसकी तो लेयर ही खत्म हो गई। जा रहे हैं बस 2 ही क्लासेस हैं। इसहाक डार साहब मतलब रहे, ये मुल्क इतना बदकिस्मत है कि लीडर्स दे कम, दे रूल पाकिस्तान, एंड आफ्टर देयर पीरियड दे जस्ट लीव पाकिस्तान shamelessly. Probably my choice of word is wrong. I apologize. My apology. I should not have used this word. यानी लोग आते हैं पाकिस्तान पे, हुकूमत करते हैं, अपने मकासद को पूरा करते हैं, और फिर बस ठीक है बेहिसी से वो मुल्क छोड़ के दोबारा अपनी बेहतरीन ज़िंदगियों की तरफ लौट जाते हैं।
देखिए ये मुनासिब इसलिए भी नहीं लगता कि आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और बहुत सारे करोड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान पे अपना हक जताते हैं। मैं इसीलिए आपके प्रोग्राम में भी हर बुध को आता हूँ, क्योंकि आप मुझ पे हक जतलाती हैं अपना, मैं आप पे अपना हक। सर आप हमारे हैं, हमने आपसे बात नहीं करनी तो करनी किससे? आप हमारे, अच्छा उसमें बाहर आना जाना जो है ना वो इशू नहीं होना चाहिए। इशू ये होना चाहिए कि उन्होंने किया हमारे लिए कि नहीं किया, इस वरना हमारा जो डिस्कशन का फोकस बदल जाएगा। ठीक सर चलिए जी, मैं छोड़ दिया, लेट इट गो। जाएंगे जिसका फायदा कुछ नहीं। ठीक सर। मैं आपको इसकी वजह बताना चाहता हूँ। देखिए नहीं, ये एक सिम्टम है कि हुक्मरान बाहर क्यों चला जाए। ये बात आपकी असूली तौर पे ठीक है, अखलाकी तौर पे भी ठीक है, इसलिए इस पर बात जरूर करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि दो किस्म के हैं लोग। एक तो जो बाहर से आते हैं, मतलब मोइन कुरैशी, शौकत अजीज, हफीज शेख जिसका आपने नाम लिया, शौकत तरीन, ये तो बाहर से आएंगे बाहर चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो है, नवाज शरीफ हैं, इसाक डार है, ये लोग आएंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि सियासत जो दोनों बड़ी सियासी जमातों ने और भी सियासी जमातों ने, उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उनके पास इस मुल्क से बाहर कोई दूसरी जगह रहने की ना हुई तो जैसे इक़्तिदार से हम निकलेंगे ना, एस्टेब्लिशमेंट हमारी जिंदगियां हराम कर देगी, जो कि हुआ है, आपने देखा है। तो पाकिस्तान में सियासत जो है ना, या जेल में है या रेल में है। मतलब रेल में ऐसे मुराद है कि आप ट्रेन में बैठे हैं और मौज कर रहे हैं, आगे सफर पे जहाज में, यानी एस्टेब्लिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एस्टेब्लिशमेंट व्हिच मेक्स लोगों की लाइफ को मुश्किल कर देती है, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस सर्वाइव करने का और कोई तरीका रह नहीं जाता ना उनके पास। अच्छा एक और सवाल मुझे यहीं से मुझे बड़ा होते हैं, उनको जिंदा रहना, उनको अपनी ज़िंदगी चलाना, अपना कारोबार कोई निज़ाम ज़िंदगी चलाते रखना, ये मुमकिन नहीं है उनके कि अगर वो बाहर ना रहते होते तो। और आप देखिएगा, देखिए बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है किसी वक्त इमरान खान भी यही काम करें और वो चले जाएं बाहर जेल से जान छुड़वाने के लिए, क्योंकि यही पैटर्न है और ये होता है। और ये खबरें आ रही हैं बाहर के, कोई ना कोई बात ये हो रही है। और खान साहब ने जितनी बातें पहले दूसरों को ताना दिया अपने मुखालिफिन को, वो सब काम उन्होंने खुद उन्हें करने पड़े, वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ना कि सियासतदान बाहर क्यों भाग जाता है, जान बचाने के लिए अगर भागता तो मैं समझता हूँ कि ठीक करता, कोई बुराई नहीं है इसमें। हर कोई, कितने शहीद हम यहाँ पे इस मुल्क में उठाते फिर, पहले कम शहीद हो गए लोग, तो कितनी डेड बॉडीज उठाएं। अच्छी बात है, जख्म लगते हैं बहुत गहरे कौम पे अगर कोई मर जाए सियासतदान और इस तरह गैर तबाही मौत मरे, तो उस ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक सवाल है कि इसाक डार साहब जब मुल्क से बाहर निकल गए तो एक शुनीद है इस वक्त पाकिस्तान में खुराक की कीमतें, और इंटरनेशनल की मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है, मगर पॉलिटिशियंस गाहे बगाहे ये कहते रहे कि हमसे कुछ गलतियां हुई। इसाक डार साहब से सुना एक सबसे बड़ी गलती जो हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने 94% शुगर की प्राइस बढ़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी एक्सपोर्ट ओपन कर दी थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो बहुत फ़ायदा लिया था, मगर आम आदमी जो है ना उसकी ज़िंदगी जीरन हो गई। तो ये कहते हैं उनकी ये एक गलती जो है दैट रिजल्टेड इन दिस बिटर फॉर्म। कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? अगेन इस पे दो व्यूज हैं। आपने कहा कि जिंदगी अजीरन हो गई, अभी तक नहीं जिंदगी अजीरन इस बात से नहीं हुई कि एक्सपोर्ट हुई है। वो खबर ये आई है कि पॉसिबिलिटी है। देखिए ये दूसरा पहलू हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। खबर ये है कि पॉसिबिलिटी है कि चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि लोगों ने इसको स्टोर करना शुरू कर दिया है। और उस पे इसाक डार ने ये बयान दिया है कि जितनी चीनी चाहिए 2 महीनों के लिए वो उससे ज़्यादा मौजूद है। अब अगर इसको कोई स्टॉक कर रहा है तो वो इलीगल काम है, उस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। और ये अभी एक दो वीक्स में ये कीमत ऊपर गई है जो गई है। पहले जनरली कीमतें ज़्यादा है हर चीज़ की, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीनी की कोई अलग से ऊपर नहीं गई, जैसे शॉर्टेज हो जाती है तो ऊपर चली जाती है। क्योंकि 2 महीने का इसलिए कि जो नया गन्ना तैयार हो रहा है, फ्रेश जो क्रॉप आ रही है, वो उसकी क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा अक्टूबर के आखिर में या अक्टूबर के मिड में शुरू हो जाता है शायद। तो वो फिर फ्रेश चीनी मार्केट में आना शुरू हो जाती है। तो अगर पुरानी पड़ी हुई होगी तो फ्रेश की वो उसमें स्टोरेज की जगह नहीं रहती। तो ये एक साइकिल है जिसको हुकूमत मैनेज करती है
और उसमें ये इल्ज़ामात हैं हुकूमत पे कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती है इस सारे अमल में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, और उसकी चीनी की कीमतों को सेट करने में। लेकिन यही तो गवर्नेंस आती है, फिर यही तो गवर्नेंस का इशू है। हम इसी बात पे तो लड़ते और तनकीद करते हैं कि हुकूमतें जो हैं वो अपना काम ट्रांसपेरेंट तरीके से करें और उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो उन इल्ज़ामात से अपने आप को बचाएं। तो ये मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ, और ये देखना है आने वाले, और मैं बताऊँ ज़्यादा दिन नहीं, विद इन 2 वीक्स शायद पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है चीनी की। वो कम हो गई है, कीमतें बहुत ऊपर चली गई, शॉर्टेज हो गई है, या वो ठीक मार्केट चल रही है, इसका 1-2 वीक्स में पता चल जाएगा। यानी ऊंट किस करवट बैठता है। आज पाकिस्तान की निगरान वजीर खजाना, इसकी बात में वजन ज्यादा था उस न्यूज स्टोरी में, या ये जो उसकी क्लैरिफिकेशन आई है उसमें। तो फिर हम आइंदा के लिए अपनी ओपिनियन बनाएंगे। ठीक सर, कि कौन ज़्यादा क्रेडिबल है। ठीक सर। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो अंदाज़े से भी बहुत बदतरीन है, और इसके लिए उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को और ये जो हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। और मैं कोई मुबालगा नहीं करना चाहती, मैं उनको आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि IMF का मुआहिदा हमें विरसे में मिला है, और पाकिस्तान से डॉलर निकलने की शरह ज़्यादा है, डॉलर वापस आने की शरह जो है वो कम है, इसलिए रुपए की कदर गिरती चली जा रही है। सब्सिडी हम दे नहीं सकते, अल्टीमेटली आवाम को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब बिजली महंगी हो गई, और आपको पता ही है मुल्क में किस हिसाब से सूरत हाल चल रही है। मुझे आप ये बताइएगा कि JUI वॉज पार्ट ऑफ PDM, पीपल्स पार्टी वॉज पार्ट ऑफ PDM, मुस्लिम लीग नून वॉज पार्ट ऑफ PDM। JUI ने तो अपना जलसा कर दिया, उन्होंने तो बंदे बुंदे लेके बाहर निकला है कि भाई ये जो महंगाई आ गई। तो मुझे हंसी आती है कि टिल यस्टरडे दे वर पार्ट एंड पार्सल टू PDM। तो उन्होंने ये जुलूस और जलसे क्यों निकाले कि महंगाई बहुत हो गई है? फॉर 16 months दिस इज दे हु डिड इट। ये तो सियासत है ना, सियासत तो यही होती है ना, फिर ऐसी होगी। और वो कर रहे हैं सियासत अब, क्योंकि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू। हुकूमत करनी थी, हुकूमत में हिस्सा लेना था, पसंद की वजारतें लेनी थी, वो बिल्कुल ठीक है। मतलब दे ऑल कंसीडर कि पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बेवकूफ हैं। बिल्कुल, देखिए कोalition में ये तो प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा मजा लिया, यानी पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा पीपल्स पार्टी के थे। अब पीपल्स पार्टी पूरा का पूरा ब्लेम वजीर आज़म पे डाल रही है और नून पे डाल रही है कि जितनी महंगाई आई है ये सारी नून लीग की वजह नाल आई है। ये सियासत है, ऐसी होगी। और इन्होंने इलेक्शन में जाना है, अब अपने आप को तीनों पार्टीज पोजीशन कर रही हैं, सारा मलबा उस पर डालेंगे जो कोalition का सरबराह था। इसीलिए कोalition गवर्नमेंट जो होती है ना वो स्टेबिलिटी लाने में मददगार भी हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो नहीं भी आती। ये देखिएगा, अगर अगली पार्लियामेंट उस पर स्टेबिलिटी ना हुई, एक वाज़ेह अक्सरियत ना मिली किसी सियासी जमात को, तो आप देखेंगे कि अगली कोalition गवर्नमेंट में भी यही प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि सियासी जमातें यही हैं। और ये सियासी जमातें बहुत आला, अगर आप उनसे अखलाकियात का तकाजा करेंगी या उम्मीद करेंगी तो मेरा ख्याल अपने आप से ज्यादती करेंगे। इन्हीं सियासी जमातों के साथ अगली कोalition गवर्नमेंट बनेगी, यही कुछ होगा, यही करप्शन होगी, यही मिसमैनेजमेंट होगी, मिस गवर्नेंस होगी, और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए आवाम को भी चाहिए और दूसरों को भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि लोगों को ये शऊर दे कि आप एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत के साथ लेके आए हैं हुकूमत में, ताकि उसको इस बात का डर ना हो कि ये 10 वोट्स या 15 वोट या 20 वोटों वाली पार्टी जो है, अगर ये दूर हो गई मुझसे तो मेरी हुकूमत गिर जाएगी, तो मैं इसकी खातिर ये सही वाला फैसला ना लूँ और ये मैं गलत फैसला ले लूँ। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए आवाम को भी, और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको भी ये आवाम को बताना चाहिए कि एक सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत के साथ लेके आए। बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, जितने लीडर्स बाहर गए हैं पाकिस्तान में रहते हुए तो आप जेल कर देंगे, पकड़ लेंगे, मारेंगे, कुटैस लगा लेंगे। ईमान मज़ारी कल तक उनकी अम्मी जान को बाहर निकलती थी फिर फड़ लेते थे, फिर निकलती थी फिर पकड़ लेते थे। ईमान मज़ारी आप देखिएगा, मोहसिन दावर, ये सारे के सारे इंतहाई ज़ुबान इस्तेमाल की। क्या कोई इनकी पुश्त पनाही कर रहा था कि
उनको सारों को छोड़ भी दिया गया। इस्लामाबाद में पहले तो ये इतने बंदे इकट्ठे कैसे हुए, कंटेनर क्यों ना आए, और फिर इदारों के अगेंस्ट जो जुबान का इस्तेमाल किया गया, दैट वाज लिटिल बिट टू मच। ट्रू, यू आर राइट। नहीं, उनको छोड़ा तो नहीं है, अली वजीर और ईमान मजारी दोनों अभी तक जेल में ही हैं, और उस पर भी एहतजाज हो रहा है यहाँ पे कि जिस तरह पीटीआई के लोगों के हक में हो रहा था कि उनको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में से गुजारा जाए। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत तनाज़ात चल रहे हैं, बहुत इंतशार की सिचुएशन है। इसमें अगर लोग मोहतात होकर नहीं चलेंगे, क्योंकि इस वक्त हर कोई एक दूसरे से इनसिक्योर और थ्रेटन फील कर रहा है, और इस घबराहट में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत है, वाकई में सच्ची मोहब्बत है, उनको चाहिए कि ये टेम्परेचर जो है ना, इसको नीचे लेके आए, तीनों तरफ से, जितनी तरफ से है, सब तरफ से टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए अगर इस मुल्क को थोड़ा आगे लेके जाना है। अगर नहीं आगे लेके जाना, अपने अपने हिस्से के लिए लड़ते रहना है, तो फिर ठीक है, फिर एक दूसरे को गाली निकालें, एक दूसरे को जेलों में डालें, वो ठीक है, वो फिर ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो थोड़ा टेम्परेचर को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को नीचे लेके आना चाहिए, एक दूसरे को कबूल करना चाहिए एज इट इज़, क्योंकि ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऑल कैन मेक मिस्टेक्स। बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही, मगर सर ये जो बदले की सियासत मुझे लगता है जानी नहीं है। जिसने भी अगली हुकूमत आई ना, उन्होंने बदले लेने ज़रूर ने, और मुल्क तो बड़ी कीमत अदा करेगा। और भुट्टो साहब का दौर गुजर गया, ज़ियाउल हक साहब का दौर गुजर गया, परवेज़ मुशर्रफ का दौर। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपकी अगर कंप्यूटर की फायर वॉल वीक हो जाए ना, या अगर आप फायर वॉल को रोक दें, तो 25 साइबर अटैक 1 सेकंड में हो जाते हैं आपके ऊपर। इस वक्त बंदे बंदे के हाथ में कैमरा है। जनाब एहसन इकबाल साहब जिस माँ का बेटा है, क्या कमाल की माँ, यानी दुनिया उस माँ की कदरदान है। मगर अभी जो वो इंग्लैंड में है और जो हुआ है, I think these mobs are not going to stop. At the end of the day, there will be a time कि ये इससे ज़्यादा क्या उसको कहते हैं, लोग मरने मारने के ऊपर आ जाएंगे इन पॉलिटिशियन को, जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों को, यानी वो कोई भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्या रिजर्वेशंस है? नहीं, ये क्या हुआ है एहसन इकबाल के साथ, मुझे नहीं इल्म नहीं है इसका। इंग्लैंड में लोगों ने इकट्ठे होकर उन पे नारेबाजी की ना, और आज ये सर 1-2 दिन में, पिछले 1-2 दिन। अच्छा, नहीं मैंने, मगर यू कैन नॉट नाउ, यू नो व्हाट, कल कलां को पाकिस्तान में भी जो बंदा, इसका मतलब है सिक्योरिटी के बगैर निकलेगा, तो लोग तो मतलब पके पड़े हैं। नहीं, देखें, लोग दोनों तरफ से पके पड़ रहे हैं ना, यही तो खतरनाक सिचुएशन यही है ना, कि आप एक तरफ देख रही हैं, मैं तो खाना जंगी की सूरत है। मैं सर दोनों तरफ से देख रही हूँ, मैं तो खाना जंगी नजर आ रही है। दोनों लोग पके हुए हैं, लोगों के साथ, जिनके साथ पिछले 3-4 साल में, 10 साल में जो कुछ हुआ है ना, और जिस इस्टेब्लिशमेंट ने किया वो चली गई। अब लोग उन पे बहुत तपे हुए हैं। अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कर रही है, 2-3-4 महीने हुए हैं, तो ये बहुत तप गए हैं, तो ये फिर खाना जंगी की सूरत हाल है। इसीलिए दोनों तरफ को, मैंने आपको पहले भी कहा कि दोनों तरफ को अपना तपना कम करना चाहिए। जब दूसरी तरफ भी ये करना शुरू कर देगी ना, आप देखें वो जो बुशरा बीबी हैं, उनके बारे में क्या क्या गुफ्तगू शुरू हो गई है, इसलिए, और उनके जो कच्चे चटे खुलना शुरू हो गए इसी बुनियाद पे, क्योंकि पीटीआई वाले दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, और लोग कितना अर्सा बर्दाश्त करेंगे, हर कोई शराफत से तो नहीं काम लेता। अब उन्होंने भी बुशरा बीबी के बारे में वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया है, जो लोग नहीं बात करते थे पहले जिन इश्यूज़ पे। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसका कोई एंड नहीं है। ये नहीं इस तरह करना चाहिए कि आप इस तरह, कौन करता है, आप बताएं मुझे, क्या ये अच्छी बात, आप इसको एंडोर्स करती हैं? आप समझिए को चाहे कितना भी हक और सच पे हो, और आगे जो भी काफिर हो, बातिल पे हो, उसके साथ ऐसा किया जाना चाहिए। ये हक और बातिल की जंग है। वैसे भी ये तो सियासी एक इख्तिलाफ राय है, उसको इस हद तक ले जाना कि दुश्मनियां बन जाएं और नस्ल दर नस्ल चलना शुरू हो जाए, ये तो मुनासिब बात नहीं। ये जिसने भी इस ट्रेंड को शुरू किया है, ये जो भी ये कर रहा है, या आइंदा जो भी करे, सब गलत है, और इसको हमें बगैर पसंद नापसंद के गलत कहना चाहिए, वरना हमारे ऊपर भी बेइंसाफी का धब्बा लगेगा। बहुत शुक्रिया।
मैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे शौहर मुज़फ़्फ़र अली, उनके वालिद प्रोफेसर असगर के वो स्टूडेंट, बल्कि उनकी डेथ के ऊपर उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था ज़िंदगी में, तारीख़ पढ़ाने वाला जो तारीख़ का हिस्सा बन गया। मगर मैं जब फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, आई सेड कि आई हैव माई अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मगर कहते हैं कि जैसे आपके ऊपर जुल्म हुआ, जैसे हामिद मीर साहब के ऊपर जुल्म हुआ, इसी तरह से एक ज़माना था कि पाकिस्तान का एक अखबार था और वो रोज़नामा जंग से भी बेहतर अखबार था, अव्वल दर्जे का था, जिसके एडिटर हाजी अकबर मरहूम थे। और हाजी अकबर मरहूम ने एक आर्टिकल लिख दिया था जब मियाँ साहब, नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आने के लिए थे और वो बेनज़ीर साहबा की कोई तस्वीरें थीं और मियाँ साहब ने उसको दिल में रख लिया था। हाजी अकबर साहब को उसके बाद जेल हो गई थी और फिर उनका अखबार जो है वो कहते हैं दिनों दिन बहुत ही उसकी कीमत को गिराया गया और मुजीबुर रहमान शामी को वो दे दिया गया और उसके बाद लिबर्टी का वो भी दे दिया गया था। तो डू यू थिंक कि अगर इस तरह की पॉलिटिशियंस जिनके पास पावर भी है, जिनके पास इख्तियारात हैं, अगर कल कलां को आपका बेटा या मेरा बेटा वहाँ मौजूद है और कोई साहिब इक़्तिदार जिसके हाथ में ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसके हाथ में एस्टैब्लिशमेंट भी 3 साल के लिए आ गई, तो अगर वो ये करे तो डू यू थिंक इट इज़ राइट? नो, इट्स नॉट राइट, इट्स रॉन्ग। यही तो हमारा झगड़ा क्या था इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ और इमरान खान के साथ। क्या झगड़ा? यही झगड़ा था ना कि आप 30-30 साल पुराने मुर्दे तो हम उखाड़ रहे हैं, लेकिन हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हमने कहाँ से शुरू करना है। एक तरफ से नहीं शुरू कर सकते, किसी तरफ से शुरू करना है, दरमियान में से नहीं कर सकते कि ये उठा लें चंक, ये वाला इसको हम इसका हिसाब कर लेते हैं, लेकिन ये जो चंक है ये छोड़ दें और इसके बाद ये वाला उठा लें। ऐसे नहीं होगा। या तो आप सारे माजी पे लकीर फेरें और आज से सब नियत करें कि जो हुआ माजी में गलत हुआ, आप उसकी अपनी गलतियां तस्लीम करें, माफ़ी मांगें कम से कम कौम से और आगे बढ़ें। और या फिर एक ये है कि आप एहतसाब शुरू कर लें सबका कि नहीं जी हमने माफ़ी शाफी कोई नहीं करनी, हमने हर एक को कटहरे में लाना है। तो फिर वो शुरू कर लें, तो मुल्क तो नहीं चलने से राह से शुरू कर लें या 2023 से शुरू कर लें। एक तरफ से शुरू करें, दरमियान में से उठा के नहीं शुरू कर सकते। तो एक तरफ से शुरू कर लें, या 2023 से या 1947 से, या कहें कि जी ये जब आज तक जो हो गया सो हो गया, हम माफ़ी मांगते हैं सब, जिसने गलती की वो तस्लीम करे। वो सियासतदान हो, वो जर्नैल हो, वो जज हो, वो मीडिया का बंदा हो, वो बिजनेसमैन हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कहे जी कि हमसे ये गलती, ये हम पे इल्ज़ाम है, ये हमने सही है इल्ज़ाम, ये गलत है, हमने मान लिया, माफ़ कर दें, आगे बढ़ें, आइंदा नहीं करेंगे। फिर तो हो सकता है, वरना इसके अलावा तीसरा रास्ता कोई नहीं है। तीसरा रास्ता है कि आप एक चंक उठाएंगी, मैं दूसरा चंक उठाऊंगा, और तीसरा बंदा आएगा वो तीसरा चंक उठा लेगा, वो कहेगा नहीं ये सबसे बुरी, सबसे ज़्यादा बुराई तो पाकिस्तान के साथ इस बंदे ने की थी। वो चौथा आएगा, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये तुम तीनों गलत हो, सबसे ज़्यादा बुराई तो इस बंदे ने की थी, ये इसने देखी, ये फलाने ईयर में की। तो ऐसे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मगर मुझे तो सर यही मुस्तकबिल नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है यही कुछ ही होते रहना है कि जो फातिमा जनाब को मरवा दिया जी, नवाज अयूब खान। हालांकि अयूब खान की 100 बुराइयों के बाद मुझे एक बात याद है कि ये वो दौर था जिसमें जर्मनी को कर्जा भी दिया था, ये वो दौर था जिसमें अमेरिका पाकिस्तान भी आया था, ये वो दौर था जिसमें तरक्की भी हुई थी, मगर लोग उसके नेगेटिव्स को याद करते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट दैट। क्या कहा जा सकता है, कुछ देखिए माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वो जो कुछ भी था उसकी फिर अगेन उसकी दूसरी तरफ भी है। जर्मनी को कोई कर्जा नहीं दिया, वो कोई कंसोर्शियम कोई बना होता था, इंटरनेशनल को फंड था, उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा था। वो जर्मनी को, वो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ा बहुत उनकी जो रिकन्स्ट्रक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट पूरी दुनिया ने किया, तो उसका एक हिस्सा था। वो हम उसको ऐसे पेश करते हैं जैसे जर्मनी हमसे कर्जा लेके तो वो तरक्की कर गया और हम पीछे रह गए, ऐसी कोई बात नहीं है। मर्सिडीज बेंज तब भी जर्मनी में बनती थी, उस वक्त भी, हमारे यहाँ नहीं बनी आज भी। और ये BMW भी वहीं बनती थी तब भी बनती था। पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग में और साइंस में जर्मनी टॉप पे था और जापान भी टॉप पे था। तो ये दुनिया को हम आधा सच बताते हैं ना, तो वो समझते जर्मनी में लोग पता नहीं गटरों में रहते थे और भूखे नंगे होते थे और ये था वो था, और हम पता नहीं यहाँ पे जीपों में फिरा करते थे। ऐसा कुछ नहीं था। जर्मनी तब भी अमीर था, तबाह हो गया था जंग की वजह से। जी सर, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल सही, पढ़े लिखे थे। वो दुनिया का अमीर मुल्क तब भी था, वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क तब भी था। ठीक सर। और उसकी शिकस्त हो गई थी, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास नॉलेज था,
उनके पास ट्रेंड, वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स था। हमारे पास ये सब नहीं है, हमारे पास नीयत ही नहीं है, उनके पास तो नीयत थी। तो ये जर्मनी का जवाब है। और वो जो अमेरिका को कोल्ड वॉर में हमारी ज़रूरत थी चाइना और इंडिया के खिलाफ, उसने हमें इस्तेमाल किया, अच्छी तरह इस्तेमाल किया, और उतने पैसे भी नहीं उसने हमें दिए जितना उसने हमें इस्तेमाल किया। बल्कि इंडिविजुअल लोगों के तो फ़ायदे हो गए। जो अमेरिकन इंडस्ट्री बेच दी उन्होंने जनरल अयूब के समधी को और उसके बहनोई को, अमेरिकी जो जनरल मोटर्स थी वो तो उन्हीं को, जनरल कुली को गई ना। तो अवाम को तो क्या 2 डैम ही मिले जिसका कर्जा हम उतारते रहे, और उसके अलावा क्या था उसके अलावा इस मुल्क में कुछ भी नहीं था। वो जो हमारी तरक्की थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी होती रही है उसमें उस दौर ने तरक्की की थी, तो लेकिन कॉस्ट भी पे की है। और कॉस्ट ये थी कि हमारे मुल्क में आइन नहीं बन सका। इंडिया आइन बना गया, उसने डायरेक्शन ले ली, अपने आप को दुनिया में मनवाया उसने कि हम गैर जानिबदार हैं, हालांकि वो नहीं थे नॉन अलाइन, फिर भी उन्होंने मनवा लिया। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ले गए, बहुत सारे हिस्से को, गुर्बत बहुत है वहाँ पे, लेकिन इस वक्त दुनिया में उनका नाम तो है ना। वो वही वक्त था जब हम पटरी से उतर गए, वो पटरी पे चढ़ गए, उनका आइन बन गया, उन्होंने नाफिज कर दिया, उन्होंने जमहूरियत को चलने दिया, हमने आइन बनने नहीं दिया, जमहूरियत को चलने नहीं दिया। ये पहले 23 साल की कहानी है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी कमाल से बताया। देखिए साहब, आज ही मैं बल्कि एक और नई चीज़ देख रही थी और बीबीसी ने इसको कवर भी किया है कि चंद्रयान 3 जो है, अगेन मेरा नॉर्थ साउथ हमेशा गड़बड़ रहा, जनूबी कुतुब की तरफ लैंड कर गया। वहाँ से उन्होंने गंधक के नमूने भी भेज दिए। अभी रिसेंटली उन्होंने समंदर के बीच में एक कश्ती है या आबदोज़ है जो पानी के अंदर भी जाती है, उत्ते उड़ भी सकती है। भला दसो पानी च उड्डण दी की लोड़ है, उत्ते तो ट्रैफिक ऑलरेडी नहीं होंदी। मगर यू नो व्हाट, दे आर प्रोग्रेसिंग नाउ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इज़ ऋषि सुनक. Look forward for the day when the president of America will be an Indian. Yes, and 2 Indians are. विवेक स्वामी उसने बड़ी कमाल की लीड ले रहे हैं, एंड ही इज अ डिटो कॉपी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. अगर डोनाल्ड ट्रंप सॉरी विवेक की बात कर रहे हैं? विवेक स्वामी जी सर. हाँ, विवेक स्वामी, और उधर से वो आ रही है ना निकी हैली का उतनी सूरत हाल नहीं है, मगर विवेक स्वामी वाज नॉट इन पॉलिटिक्स एट ऑल. ही जस्ट उसने जो मोमेंटम गेन करना शुरू किया फ्रॉम द लास्ट, ही स्टार्टेड लर्निंग लास्ट ईयर से लर्न करना शुरू किया. उसका जो मेंटोर है वो भी हालांकि उन ऑपोजिट उनके ख्यालात हैं, बट उसका जो मेंटर है वो भी एन इंडियन है. मगर विवेक स्वामी जो है ना, और ऑलमोस्ट उसकी पॉलिसीज़ वही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की हैं. और ये जो पहली डिबेट थी उसमें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं थे तो विवेक स्वामी ने वहाँ पे बड़ा बूस्ट दिया है. मगर देखिए साहब, दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़. और हालांकि उत्तर प्रदेश जैसा वाक़या होने के बावजूद भी दिस इज़ हाउ दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स. मगर मैं तमाम पाकिस्तानियों भाई बहनों से कहती हूँ, खुदा दा वास्ता है, एक दूसरे से एतबार करना शुरू कर दो प्लीज़. ये गाली गलोच ना करो. मोदी जी जो है वो हैंडसम भी नहीं है. आई नो ये भी बात आपने सही, जो है ना वो काम नहीं करती. वरना ट्रूडो के साथ देख लें क्या हो रहा है वहाँ उसके कनाडा में. आई नो, मगर ट्रूडो साहब ने भी कुछ गलतियाँ की होंगी डेफिनेटली. कनाडा इज सफरिंग अ लॉट दीज डेज सर. आप बाहर रह के अगर आप देखें हमारा ओंटारियो और कनाडा, वो भी ये कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, that has affected a lot, not only Canada and Pakistan, around the world. Things are changing and all credit goes to George Bush. क्या नाम था छोटे बुश का? क्या नाम था जो इराक की जंग शुरू करने वाले? बड़े बुश था छोटा बच्चा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश. उसने कहा था दुनिया का नक्शा, रोड मैप ही चेंज कर देंगे. Anyways, this is on the way to change. अबसार आलम साहब, बहुत शुक्रिया for being with us. Thank you. और बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ ये है, we have to clean the slate, we have to ये जो नफ़रतें हैं. और मैं एक बात करूं, अबसार आलम साहब अपनी पे बात पेश करें, तीसरा बंदा अपनी लिहाज से पेश करे, मगर
पॉलिटिशियन हैं चोर, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, सारे पॉलिटिशियन चोर हैं किसी भी पार्टी के। एवरीबडी नीड इक्तदार, खुदा की कसम। कुछ नहीं, सियासतदान होते हैं इक्तदार के लिए हैं, वो जाहिर है फिलैंथ्रोपी करने के लिए तो नहीं आते, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड दे हर ऑल, मैं तो कहती हूँ सारे पॉलिटिशियन रल के अपना पैसा पाकिस्तान लैंड सानू कर्जे दी भी लोड़ ना पे, सारे ले हैं जो पाकिस्तान, सारे जिसने पाकिस्तान से जो लेके गया, हर बंदा अगर पाकिस्तान से पैसा ले आए ना वापस, तो सारा मैं कहती हूँ उससे कितना ले गए हैं। बहुत शुक्रिया सर, इतनी रात लेट बजे तक जाग के आप करते क्या हैं? बस आदत पड़ गई अब तो इतना टाइम तो हो ही जाता है सोते सुलाते। सर बहुत शुक्रिया आपका जनाब अबसार आलम साहब। मकसद सिर्फ ये है कि ये नहीं कि एक शख्स जो है अगर वो मेरी बात नहीं करता तो उसको सुनना बंद कर देंगे। वी हैव टू लिसन टू ईच अदर, वी हैव टू। हो सकता है कई बातें मेरी गलत हो सकता है कुछ उनकी गलत हो, बट वी हैव टू फाइंड अ मिडिल वे। हर बात में डाइवोर्स करने से ही गुजारा नहीं होता है। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम तक। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट सर, गुड नाइट।